हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है एंटार्क्टिका में से आप कह सकते हैं एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया, आइसबर्ग बन गया। तो ये आइसबर्ग लार्जेस्ट आइसबर्ग होगा। इसके बारे में डिटेल्स हम देखते हैं कि कहाँ से ये हुआ है। यूजुअली इस तरह के फिनोमेना जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, और एक तरह का अलार्म भी है ये हमारे लिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं रोक पा रहे। और जब हीटअप हो रहा है, ये ग्लेशियर्स हीटअप हो रहे हैं, तो इससे बहुत बड़े बड़े चंक्स जो हैं आइस के, वो अलग हो रहे हैं। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप में से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, एक ह्यूज आइसबर्ग जो है, दुनिया का जो लार्जेस्ट आइसबर्ग अब होगा, वो एंटार्क्टिका की आइस शेल्फ से अलग हो गया है, और अब वो वेरल सी में फ्लोट कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, जो सैटेलाइट से ये चीज़ें देखी गई हैं। ये जो पिक्चर्स है मैं आपको फिर से बताऊंगी आगे क्लियर भी। ये वेडल सी है, और इस तरह से नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं। ओके, दिस इज़ द वेडल सी। और एंटार्क्टिका के इस वाले पार्ट से, यहाँ से आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा आइस का जो ये चंक है, ये अलग हो चुका है। और ये एरिया बहुत, दिल्ली से 3 गुना, जितना दिल्ली का साइज़ है इंडिया में, उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, और मैनहट्टन से शायद 70 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो इसका नाम A76 आइसबर्ग रखा गया है। पूरा एरिया आप इसका देख सकते हो, और यहाँ से ब्रेक ऑफ हुआ है, तो यहाँ से आप ये ब्रेकिंग पॉइंट्स भी इसके देख सकते हो। और ये है आपका रोने आइस शेल्फ, जहाँ से ये अलग हुआ है। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि आइसबर्ग, लार्जेस्ट आइसबर्ग इस टाइम पे कौन सा है? A76। एक बुलेट पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, लार्जेस्ट आइसबर्ग कहाँ से अलग हुआ है? एंटार्क्टिका के रोने आइस शेल्फ से अलग हुआ है। और कहाँ फ्लोट कर रहा है? वेडल सी में। 3 फैक्चुअल पॉइंट्स आपको यहाँ पे अभी तक पता चले। फिर से बता देती हूँ इसको, इसका नाम क्या है? A76। और यहाँ पे मैनहट्टन से इसको कंपेयर किया गया है कि मोर देन 70 टाइम्स उससे ये बड़ा है, और सैटेलाइट से ये हमको पता चला है लार्जेस्ट बर्ग बन गया है। अब यहाँ पे फैक्ट्स हैं कुछ और, कि इसके साइजेस और डायमेंशंस की हम बात करेंगे। 170 किलोमीटर्स जितना ये लंबा है, यानी 105 माइल्स लॉन्ग। तो यहाँ पे आपको इसकी लेंथ के बारे में पता चल रहा है कि कितना लंबा है। 170 किलोमीटर्स इज़ ह्यूज, राइट। और उसके बाद 25 किलोमीटर्स वाइड, तो लेंथ में, और फिर ये ऐसे 25 किलोमीटर्स इसकी विड्थ है। और एरिया टोटल आप देखो इसका 4320 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और आप समझ सकते हैं कि लार्जर देन स्पेनिश आइलैंड ऑफ मेजोर्का से भी ये बड़ा है साइज़ में। और वेस्टर्न साइड जो रोने आइस शेल्फ है एंटार्क्टिका की, ये एंटार्क्टिका के वेस्टर्न साइड में है। ओरिजिनली इसको ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे ने देखा, और फिर इसको कंफर्म किया गया कोपरनिकस सैटेलाइट के द्वारा, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है। तो यहाँ पे पहले भी हमने कुछ फैक्ट्स देखे, और यहाँ पे इसके डायमेंशंस के फैक्ट्स भी आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो लार्जेस्ट आइसबर्ग था, वो था आपका A23A, जिसका साइज़ था 3880 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज़। वो भी वेडल सी में ही है। और यहाँ पे इसका साइज़ कितना है? 4320। कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। ये है A76 इसका नाम है, और पहले वाले का नाम था A23A। ओके, अब इसको रिप्लेस करके ये लार्जेस्ट आइसबर्ग बन चुका है। इससे पहले नवंबर में लास्ट ईयर भी हमने देखा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आइसबर्ग है, हमें लग रहा था जो कोलिजन है रिमोट साउथ अटलांटिक आइलैंड में होने वाला है, उससे बहुत सारे एनिमल्स को, उस कोलिजन से, आइसबर्ग अगर किसी आइलैंड से टकराएगा तो वहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी, एनिमल्स होंगे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे कि पेंगुइन्स और सील्स वहाँ पे रहते थे, तो काफ़ी थ्रेटनिंग था वो उनके लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम एक और आइसबर्ग की बात करेंगे, A68A। ये भी लार्सन आइस शेल्फ से ब्रेक ऑफ हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस तरह की आपको A76 हो गया, उसके बाद लार्जेस्ट वाला आ गया, और ये A68A हो गया। तो इस तरह के आप देखेंगे कि आइसबर्ग्स आइस शेल्फ से अलग होते रहते हैं, या हो रहे हैं पिछले कुछ समय से। और ये जो A76 है रोने आइस शेल्फ से हुआ है, और A68 कहाँ से हुआ था? लार्सन आइस शेल्फ से। क्योंकि ये जो एरिया है एंटार्क्टिका बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब A68 का
डायमेंशंस 160 किलोमीटर्स लॉन्ग, देखिए कितना बड़ा है ये भी, और 48 किलोमीटर्स अक्रॉस, और ये भी जो है ब्रेक ऑफ हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो आइसबर्ग्स होते हैं जब ये सी में तैर रहे होते हैं तो यही खतरा रहता है कि ये मेल्ट होंगे, सी लेवल इंक्रीज़ होगा या किसी आइलैंड से टकराएंगे तो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान होगा। अब ये क्यों हो रहा है? अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से 19th सेंचुरी से अगर हम कंपेयर करें 1 डिग्री इंक्रीज़ हुआ है। इससे जो ड्रॉट्स हैं, सूखा पड़ना ज़्यादा शुरू हो गया, हीट वेव्स आपकी इंक्रीज़ हो गई, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके आना इंक्रीज़ हो गए, और जो हवा है एंटार्क्टिका के ऊपर वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है। अब ये जो लार्सन आइस शेल्फ है जहाँ से हम A68A की बात की थी कि वो ब्रेक ऑफ हुआ था, वो 10,000 से ज़्यादा साल तक, 10,000 से भी ज़्यादा समय तक ये लार्सन आइस शेल्फ बहुत स्टेबल रही है। लेकिन पहली बार ये डिसइंटीग्रेट कब हुई? 1995 में, फिर 2002 में, और इस तरह का फिर ब्रेकअप हमें विल्किंस आइस शेल्फ में भी 2008 और 2009 में देखने को मिला। यानी कोई पहली बार नहीं हो रहा, 1995 से ही इस तरह के इवेंट्स हमको देखने को मिल गए उन आइस शेल्फ्स के साथ जो कभी बहुत सालों से स्टेबल रही हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है आइस शेल्फ का ब्रेक होना, बेसिकली ये हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की वजह से होता है, जो दोनों केसेस में हमको एक कल्प्रिट नज़र आ रहा है कि ये सब हाइड्रो फ्रैक्चरिंग की वजह से। और अब हाइड्रो फ्रैक्चरिंग से हम क्या समझते हैं? फ्रैक्चर आप समझते हैं बोन्स में भी फ्रैक्चर होता है, यानी कहीं पे कोई क्रैक आ जाता है। अब जब पानी हैवी होता है, आइस के ऊपर पड़ता है और जहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उनके बीच में जाता है, और ऊपर से आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वो जो फ्रैक्चर्स हैं वो और वाइड हो जाते हैं। उस वजह से ये जो आइस बर्ग है, ये जो चंक्स हैं आइस के, ये मेन ग्लेशियर से टूट जाते हैं। क्योंकि ग्लेशियर का आपको पता ही है कि जैसे भी फॉर्म होता है तो आगे उसका ऐसे स्नाउट होता है, पॉइंटेड शेल्फ होती है, ओके। उसका मास जो है वो डिफ़र करता है पीछे वाले ग्लेशियर से, तो उसका टूटना, ब्रेक होना ईजी हो जाता है। और इस वजह से यहाँ पे हाइड्रो फ्रैक्चरिंग से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ये ब्रेक ऑफ्स होते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। अब आइसबर्ग्स जो हैं ट्रेडिशनली, इनका नाम आप देख रहे हैं A76, 68, A68A, किस तरह से इनका नाम रखा जाता है। एंटार्क्टिका में क्वाड्रेंट्स हैं, तो ओरिजिनली जहाँ पे इनको जिस क्वाड्रेंट में डिटेक्ट किया जाता है वहाँ पे एक सीक्वेंशियल नंबर इनको दिया जाता है। लेकिन अगर ये उसके बाद और भी ज़्यादा आगे टूटते जाते हैं तो और भी लेटर्स उसमें ऐड किए जाते हैं, यानी इनके फ्रैगमेंट्स को आगे और अलग अलग बताया जाता है। अब यहाँ पे सी लेवल्स की बात देखें तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं 1880 से। 1880 से अभी तक 9 इंचेस सी लेवल में राइज जो है वो देखने को मिला है, और मैक्सिमम 1/4 जो राइज है वो किस वजह से आ रहा है? जो आइस मेल्ट हो रही है ग्रीनलैंड में और अंटार्कटिका की आइस शीट्स में। ये नेचर जनरल में ये रिपोर्ट जो है वो छपी थी। तो आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की आइस मेल्ट होने से क्या नुकसान होता है। 9 इंचेस जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद 84 साइंटिस्ट जो हैं 15 कंट्रीज़ से, उन्होंने ये भी शो किया कि जो भी गोल्स हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर आज तक रखे थे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगे, कितने सारे कन्वेंशंस आते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनफ स्टेप जो है, सही से कोई स्टेप नहीं लिया गया है, ना ही ऐसा किसी देश के द्वारा किया गया है कि हम सी लेवल्स को इंक्रीज़ होने से रोकें या ग्रीन हाउसेस को कम कर पाएँ। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे, कार्विंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये भी हाइड्रोफ्रैक्चरिंग तो हो गया प्रोसेस। अब कार्विंग इज़ अ टर्म, एक ग्लेशियोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है ब्रेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर मार्जिन, यानी ग्लेशियर के स्नाउट से जब आइस टूटती है उसको हम कार्विंग बोलते हैं। मोस्ट कॉमन व्हेन अ ग्लेशियर फ्लोज इनटू वाटर। तो ड्राई कार्विंग आपकी लैंड पे भी होती है। लैंड पे अगर कोई ग्लेशियर का टुकड़ा टूटता है स्मॉलर क्रैक्स की वजह से, और फिर वो लार्जर क्रिवासेस जो हैं बन जाते हैं या ब्लॉक्स बन जाते हैं। ग्लेशियर स्नाउट तो आपको पता ही है, जैसे ग्लेशियर बनता जाता है लास्ट में आके ऐसे एक पिन पॉइंटेड एरिया बनता है जिसको हम स्नाउट बोलते हैं। लोएस्ट एंड जो ग्लेशियर का होगा उसको ग्लेशियर स्नाउट बोलते हैं। यूजुअली यहीं से ये ब्रेकिंग पॉइंट रहता है। तो यही था आज का डिस्कशन हमारा, जहाँ पे हमने देखा लार्जेस्ट आइसबर्ग अब A76, राइट। और इस तरह के इवेंट्स हमने डिस्कस किए जो काफ़ी समय से 1995 से अंटार्कटिका वाले रीजन में हो रहे हैं, और रीज़न इसका है
टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है, हीट वेव्स जो वहाँ पे हैं और एयर जो है अंटार्कटिका के ऊपर वो वार्म हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक रेड फ्लैग है क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि तबाही मच सकती है अगर हमने अभी भी क्लाइमेट को लेकर कुछ सीरियस स्टेप्स नहीं लिए। तो यही था आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।